हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है कल्चर ऑफ रिस्क। इस आर्टिकल में हम जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं स्टैम्पेड के उसके बारे में बात करेंगे। मनसा देवी टेम्पल में इलेक्ट्रोक्यूशन के फियर के कारण 8 लोगों की जान चली गई, सो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है लेसन्स फ्रॉम पास्ट। इस आर्टिकल में हम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनकी विज़िट के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की ये विज़िट है और चोला डायनेस्टी के जो कल्चर है प्लस जो गवर्नेंस था उनका उस समय पे, उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं, इस एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम पास्ट। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS1 आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल में हम चोला डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। चोला डायनेस्टी के ऊपर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में इसी बार क्वेश्चन दिखा था, नेक्स्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इस बार मेंस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जो एंशियंट डायनेस्टी थी चोला, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या क्या चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं चोला डायनेस्टी से सीख करके। इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अलग अलग डायमेंशंस उसमें लिखना होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बात की जा सकती है। इसके अलावा आप जो है गवर्नेंस के बारे में बात कर सकते हैं, जो वाटर मैनेजमेंट था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो टैक्सेस थे, ये सारे एस्पेक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। सो ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती है और उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, एक्चुअल में जो आर्टिकल आने का रीज़न है वो क्या है। द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू तमिलनाडु हैज़ अ सटल पॉलिटिकल मैसेज इन हिज एड्रेस एट द वैलिडिक्शन ऑफ एनुअल आदि थिरुवथिरई festival at Gangaikonda Cholapuram to mark the birth anniversary of Rajendra Chola. He focused on the legacy of Chola Emperor and his father Raj Raja Chola I. So जो चोला डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे, जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, वो थे राजराजा चोला वन एंड राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शरीक हुए हैं, है ना। वो वहाँ पर गए हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस फेस्टिवल में, और वहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज भी सेंड करने की कोशिश की है। वो मैसेज क्या है? To underline that the contemporary India would be as enterprising as ancient India under the imperial Cholas in expanding trade and in guarding Indian sovereignty. So Indian sovereignty को ensure करने में और दूसरा जो ट्रेड है उसको एक्सपांड करने में हम सीख सकते हैं किससे? चोला से। जिस तरीके से चोला में सॉवरेनिटी इंश्योर की गई थी दोनों राजाओं के द्वारा, राजा चोला और राजेंद्र चोला, इनके द्वारा जो चीज़ें इंश्योर की गई थी वही चीज़ इंडिया सीख सकता है और फॉलो कर सकता है। और जो उस समय ट्रेड चल रहा था, जो एक इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपांड किया जा रहा था, वो चीज़ भी इंडिया सीख करके बिल्कुल उसी की तरह बन सकता है जैसे कि उस समय चोला था। ठीक है। द फेस्टिवल वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट 1000 years ऑफ मैरीटाइम एक्सपीडिशन ऑफ राजेंद्र चोला टू साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक टेम्पल, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में यहाँ बात हो रही है। उसके 1000 साल कंप्लीट हुए हैं उसके कंस्ट्रक्शन के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी यहाँ पर आपको ये फेस्टिवल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुँचे हुए हैं। ठीक है। तो और इसके अलावा क्या था, राजेंद्र चोला वन का जो मैरीटाइम एक्सपेडिशन था साउथ ईस्ट एशिया में, उसके भी 1000 साल कंप्लीट हुए हैं। सो ये सारी चीज़ों को क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। द ग्रैंडिनर ऑफ चोला डायनेस्टी इज़ फैसिनेटिंग टू रिकॉल, बट देयर आर अदर मुंडेन फैसेट ऑफ चोला रूल विच आर ऑफ मॉडर्न रेलिवेंस। इट्स वाटर मैनेजमेंट, टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सो चोला का जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब बहुत सुंदर है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन हम ये सारी चीज़ तो सीखें ही सीखें, इसे तो सेलिब्रेट करें, लेकिन आज के समय में हम जो चीज़ें सीख सकते हैं वो वहाँ से वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम था उनका, वो
टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम सीख सकते हैं, किस तरीके से उसे कलेक्ट किया जाता था, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी, जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था गवर्नेंस में, वो एस्पेक्ट भी हम अच्छे से सीख सकते हैं और आज के भारत में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर द चोलास होल्ड मैनी लेसन। तो सबसे पहला एस्पेक्ट अगर हमको ऐसे लिखना होगा आज के समय में आप क्या क्या सीख सकते हैं, सो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था चोलास है ना, वो इतने सुपीरियर थे तो कि आप उससे आज के समय में जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं वो भी उतने सुपीरियर बना सकते हैं। द रेजिलेंस ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल विच हैव स्टूड टॉल फॉर ओवर 1000 years could provide learning. Studies show that the southern peninsula was the epicenter of several earthquakes in the last 200 odd years. Archaeologists are of the view that the superstructure of the temples hold the key to modern building techniques when it comes to seismic resilience. तो अर्थक्वेक इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं, जो इतने ऑलरेडी अर्थक्वेक को झेल चुके हैं, लेकिन आज तक क्यों नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। सो हम जो टेक्निक्स हैं पुरानी, उनसे आज के समय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को सीख करके। A close study of the temple for structural stability can be of immense value in contemporary context. Apart from focusing on heritage and culture of the Cholas, India could try and replicate their success in administration, है ना। सो कल्चर और आप जो हेरिटेज है उस पर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनकी जो सक्सेस थी एडमिनिस्ट्रेशन से, उससे भी हम कई सारी लर्निंग्स ले सकते हैं, उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। For example, management of water especially could be an important learning. The Kaveri Delta, where Gangaikonda Cholapuram is located, may experience flood with a large volume of water draining into the sea without being harnessed for a period of scarcity. More than 30 years have passed since the adoption of the 73rd and 74th amendments to the Constitution, but a large number of local bodies, even in a major cities, are functioning without elected representative. So हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट सीख सकते हैं यार। जो गंगईकोंडा है, गंगईकोंडा चोलापुरम, वो कावेरी डेल्टा पे, इस एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं। सो आप उस समय भी फ्लड्स आया करते थे, तो वहाँ उस समय क्या वाटर मैनेजमेंट था, अगर वो सीख लें तो यहाँ पर आप फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन था, है ना। अगर आप लोकल लेवल पर देखें तो गवर्नेंस लोकल लेवल से ही जो है किया जाता था, सब्सिडरी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था। इंडिया में भी 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे तो एक्चुअल पावर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। पंचायती राज सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। आज भी जो भी चीज़ें हो रही है टॉप टू बॉटम ही हो रही है। सो डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इंक्रीज़ किया जा सकता है। कैसे? अगर हम चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे सीख लेते हैं। द सेलिब्रेशन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनालिसिस इन द फंक्शनिंग ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक बॉडीज। Mr. Modi announced that the center would install the statue of Rajaraja Chola and Rajendra Chola to remind the country of historical consciousness, but this exercise would have greater purpose if it reminds the country of administrative acumen of the Cholas and nudges those in governance to address many chronic flaws and problems. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि कई सारे स्टैच्यूज़ लगाए जाएंगे राजेंद्र चोला और राजराजा चोला के, पर इनके कल्चर के साथ साथ, इनकी मूर्तियों के साथ साथ हमें इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर उसको हम इस्तेमाल करें तो कई सारे फ्लॉस को हम एड्रेस कर सकते हैं आज के भारत में। ये आपका कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कल्चर ऑफ रिस्क। आर्टिकल द हिंदू में आया है GS1, GS3, GS4 मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल स्टैम्प पेड के ऊपर आया है। भगदड़ के कारण बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। इस ईयर की अगर बात करें तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हो चुके हैं। स्पेशली जो इवेंट्स हुए हैं वो रिलीजियस गैदरिंग्स में हुए हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप देखें तो जो कुंभ मेला हुआ था उसमें एक भगदड़ के कारण कुछ लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा जो साउथ इंडिया के जो सुपरस्टार हैं उनकी गैदरिंग में भी इस तरीके से भगदड़ मच गई थी। सो कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को लगातार मिल रहे हैं जिसमें भगदड़ में लोगों की जान चली जा रही है। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तो आ ही सकता है,
केस स्टडी भी आपको पूछी जा सकती है कि इस तरह के जब इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें कोर्स ऑफ एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। अगर आप SDM है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो ये आपका जो आर्टिकल है वो इसी स्टैम्पेड से रिलेटेड इशू पर आया है। जो रीसेंट इवेंट है वो कहाँ पर हुआ है उसे देख लेते हैं। A day apart, two pilgrimages in North India have endured queues. 8 people died on the steep stairway to Haridwar Mansa Devi Shrine on July 27 after a rumor spread that a snap power line was live. The next day, at Avsaneshwar temple at Barabaki, monkeys reportedly damaged an overhead cable, sparking panic that killed 2 persons. सो 2 ऐसे केसेस आए हैं अभी रिलीजियस गैदरिंग्स में, रिलीजियस साइट पे, जहाँ पर स्टैम्पेड की घटनाएं हुई हैं और एक जगह 8 लोगों की जान गई और एक प्लेस पर 2 लोगों की जान गई है। और अगर आप देखें तो दोनों जो स्टैम्पेड हुए हैं वो किसकी रूमर्स के कारण हुए हैं। इस तरह की रूमर फैल गई थी कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक, सो बोथ इंसिडेंट्स वर ट्रिगर्ड बाय द फियर ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। इस तरह की रूमर फैल गई कि भाई जो पावर लाइन है वो टूट चुकी है और इसके कारण हो सकता है कि आप लोगों को करंट लग जाए, और ऐसे में भगदड़ मच गई और लोगों की जान चली गई। सच हजार्ड्स एट टेम्पल्स आर नॉट न्यू। Makeshift wiring draped over stalls and overload transformer are common sight at मेलास। सो इस तरह के जो हज़ार्ड्स हैं टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप मेला वगैरह में देख लीजिए, ट्रांसफार्मर बहुत ओवरलोडेड होते हैं, बहुत सारे स्टॉल, बहुत सारी बिजली लग रही होती है। इसके अलावा जो वायरिंग है वो भी हवा में झूल रही होती है। स्टॉल्स होते हैं वहीं उसके ऊपर आगे पीछे इस तरह के वायर झूल रहे होते हैं और वही एक वायर टूट करके, है ना, इस तरीके के इलेक्ट्रोक्यूशन या उसके फियर को बढ़ावा दे करके स्टैम्पेड करवा सकता है। हाउएवर नाइदर श्राइन हैड एन ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ और अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम कैपेबल ऑफ डीबंकिंग मिस इन्फॉर्मेशन। सो इस पर्टिकुलर केस में देखें तो दोनों ही श्राइन में ना ही ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ सिस्टम था कि पूरा जो पावर है अगर वायर टूट भी गया तो उसे कट ऑफ कर दिया जाए, और ना ही पब्लिक को एड्रेस करने के लिए एक सिस्टम था जिससे हम मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक या फिर निरस्त कर दें या खारिज कर दें कि इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। भाई ऐसा कुछ साउंड सिस्टम भी डेवलप नहीं किया गया था। द हरिद्वार प्रोब विल ऑलमोस्ट सर्टेनली reiterate older recommendations such as underground cabling, real-time voltage monitoring. However, the threat is incidental. Except for 2 major stampedes in recent memories in Bangalore and Hyderabad, all such tragedies have occurred at religious mass gathering or in the course of attending them. सो जो हरिद्वार की प्रोब होने वाली वहाँ पर जहाँ 8 लोग मरे हैं, है ना, मनसा देवी में, वहाँ पर भी जो भी चीज़ें आएंगी रिकमेंडेशन वो सेम वही होगी जो पहले दी जाती थी। इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव आएगा नहीं कि भाई अंडरग्राउंड केबल लगा लेना ज़रूरी है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज मॉनिटरिंग है वो रियल टाइम होना चाहिए, तो इस तरह के इशू ना हो, ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम ना आए, वायर ना टूटे, ये सारी चीज़ें। 2 इवेंट को छोड़ दिया जाए रिसेंटली अगर बात करें तो बेंगलोर और हैदराबाद स्टैम्पेड, जिसमें वो सुपरस्टार वाला साउथ इंडिया के जो सुपरस्टार है उनके साथ वाला जो इशू हुआ था उसको छोड़ दें तो ज़्यादातर जो ट्रेजेडी हुई है वो रिलीजियस मास गैदरिंग में हुई है, या तो लोग वहाँ पर सब सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं या उसको अटेंड करने में इस तरह के इश्यूज आए हैं। दे ऑकर डिस्पाइट मल्टीपल गाइडलाइन एंड कोर्ट ऑर्डर ड्यू टू अथॉरिटीज़ कलेक्टिव डिसेंसिटाइजेशन। ठीक, तो ये चीज़ें हो रही हैं ऑलरेडी। गाइडलाइंस है, मल्टीपल गाइडलाइन है, लॉज हैं, सब कुछ NDA में गाइडलाइन मिलेगी, कोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑन पेपर उत्तराखंड इज अ क्राउड मैनेजमेंट मैनुअल फॉर 4 धाम एंड द NDMA's guidelines say that the every event must calculate carrying capacity, stagger entry and maintain redundant escape routes and hold rails। ठीक, सो अगर ऑन पेपर की बात करें तो उत्तराखंड स्टेट में ये इंसिडेंट हुआ है, तो वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट मैनुअल ऑलरेडी है, 4 धाम है वहाँ पर, तो क्राउड मैनेजमेंट मैनुअल है जिसे फॉलो करना होता है लोकल अथॉरिटीज़ को। NDMA की गाइडलाइन भी है जिसमें ये कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग उस साइट में सेफली जा सकते हैं। ये सब चीज़ें होती नहीं। कैरिंग कैपेसिटी कितनी है एक साइट की, हो सकता है कि इस साइट पे मैक्सिमम 500 लोग
है ना, जाके दर्शन कर सकते हैं एक बार। तो आपने एक गेट बना दिया, उससे आप 500 लोगों से ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे, जब तक कि यहाँ से 300 या 200 एक तरीके से लोग आना, और एंट्री और एग्जिट बराबर, मैक्सिमम 500 लोग इस पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए। इस तरह की कैरिंग कैपेसिटी भी बनाई जाती है, या ये सब कैलकुलेट करना होता है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, ये सब गाइडलाइंस में दिया गया है एनडीएमए में। तो वो सारी गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं हो रही है। इसके अलावा अलग से एंट्री और अलग से एग्ज़िट होना चाहिए, एक साइड से एंट्री और एक साइड से एग्ज़िट होना चाहिए, दोनों एक तरफ होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फिर अलग से आपके एस्केप रूट्स भी या इमरजेंसी एग्ज़िट्स भी बनाना बहुत आवश्यक है। और मॉक ड्रिल्स या फिर जो ड्रिल्स होती हैं कि अगर ऐसी भगदड़ वाली सिचुएशन आ जाए तो उसमें कैसे आपको डील करना है, वो भी लोकल प्रशासन को करना होता है और लोकल लोगों को ये सारी जानकारी देनी होती है। अगर आप मनसा की बात करें, द स्टेयरवे दैट डबल्स एज एंट्री एंड एग्जिट वाज यूज्ड विदाउट शेड्यूलिंग एंड द ओनली अल्टरनेटिव रूट हैड अ मच लोअर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर था कि एक ही जो है एंट्री एग्जिट एक ही था, है ना, एक ही तरफ से लोग आ रहे हैं, एक ही साइड से लोग जा रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका क्या हो जाता है, भगदड़ मस्ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। और जो अल्टरनेटिव रूट है वहाँ पर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है लोगों को एक साथ वहाँ पर लेकर जाने की। इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश द रिस्पॉन्स सेंटर्ड ऑन कंपनसेशन रेदर देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें क्या करती हैं यूपी और बिहार, यूपी और उत्तराखंड की, कि भाई कंपनसेशन दे देते हैं, अपन इतना कर लेते हैं कि लोगों को कंपनसेशन दे दिया आपके परिवार को जिनकी जान चली गई है, लेकिन रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं और इसी तरह की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं बार बार। NDMA norms need to be legally binding with severe consequence for person, enterprises or business that fail to protect life. NDMA की गाइडलाइन को लीगली बाइंड करना बहुत ज़रूरी है, वॉलेंट्री होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। At present, state chooses provision from the norms and temple trust often treat them as an optional because pilgrim facilities fall under the charitable exemptions in many building codes. So बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग कोड्स हैं जिसमें चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको नॉर्म्स फुलफ़िल नहीं करना होता, और टेम्पल भी इसी में आता है, और इसी के कारण इस तरह के इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। रूटीन दर्शन डज नॉट रिक्वायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन इवन व्हेन डेली फुटफॉल एक्सीड्स दैट ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम। कई बार मंदिर इतने ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे कि आपके खाटू श्याम हो गए, है ना, श्रीनाथ जी हो गए, उसके अलावा आप अयोध्या की बात कर लें, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर डेली का फुटफॉल इतना हाई होता है कि एक स्टेडियम की कैपेसिटी से वो अधिक होता है, लेकिन वहाँ पर डेली विजिट करने के लिए आपको कोई अलग से सेफ्टी सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेट ऑल्सो बैंक ऑन एडॉक वॉल्टियर एंड अंडर ट्रेन गार्ड्स टू मैनेज सर्चेस, है ना। तो जो स्टेट है वो ज़्यादातर जो अंडर ट्रेन रहते हैं, इनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं रहती इन गार्ड्स को, उन्हीं को वहाँ पर लगा दिया जाता है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गार्ड्स की। However, annual drills mandated under the Disaster Management Act are rarely held for regular worship, while funds earmarked for permanent infrastructure are often diverted to festivals. ठीक है, सो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें एनुअल ड्रिल की बात की गई है कि हर साल आपको जो ड्रिल है, मॉक ड्रिल्स हैं, वो करना है ना। वो सब बिल्कुल नहीं किया जाता है। सेफ्टी ड्रिल्स अगर होगी तो फिर इस तरह की ट्रेजेडीज कम हो सकती है। द टाइम हैज़ कम टू एरेडिकेट द नोशन ऑफ अ सिंपली प्लान्ड और अ चीप मास गैदरिंग इवेंट, religious or otherwise. When the footfall exceeds a present threshold, a single incident command structure must come into effect. ठीक है, तो अब समय आ गया कि भाई जो भले ही कोई भी रिलीजियस गैदरिंग हो, सस्ती हो महंगी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर द मोमेंट वहाँ पर जो कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर तुरंत एक सिंगल इंसिडेंट कमांड स्ट्रक्चर को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिंगल कमांड स्ट्रक्चर मतलब एक जगह से कमांड आएगी ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी मस्ट डिप्लॉय ओवरहेड लिडार एंड AI कैमरा टू कैलकुलेट क्राउड डेंसिटी विथ रियल टाइम अलर्ट्स टू हेल्प डाइवर्ट और थ्रोटल ट्रैफिक। और क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हम रियल टाइम में। फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चलेगा कितने ज़्यादा लोग हो गए हैं, इतना नहीं एस्टिमेट हो पाता है। सो आप AI कैमरा का यूज़ कर सकते हैं, लिडार का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये दोनों टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम डेंसिटी अच्छे से एस्टिमेट कर पाएंगे कि क्राउड की डेंसिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने ज़्यादा लोग। सो हमें डेंसिटी मिल जाएगी, उससे हम एस्टिमेट कर पाएंगे कि भाई कितने लोग हो गए हैं, कैरिंग कैपेसिटी
कैपेसिटी से अधिक है, अगर कैरिंग कैपेसिटी से अधिक है तो जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं उसे तुरंत लागू करने होंगे, और उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि तुरंत लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं। फाइनली, स्टेट मस्ट एंश्योर दैट द वेन्यू पब्लिश कैपेसिटी चार्ट एट एंट्रेंस, कंडक्ट एंड लाइव स्ट्रीम क्वार्टरली ड्रिल्स टू नॉर्मलाइज अ सेफ्टी कल्चर एंड सर्टिफाई वॉलंटियर्स इन बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड क्राउड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले तो जो आपके वॉलंटियर्स हैं उन्हें सर्टिफाई करिए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, और उसके बाद उन्हें सर्टिफाई करिए कि अगर पैनिक सिचुएशन होती है, क्राउड की जो साइकोलॉजी होती है वो कैसी होती है, उन्होंने कैसे हैंडल करना है, सबसे पहला काम। दूसरा, क्वार्टरली ड्रिल्स कराइए, उसका लाइव स्ट्रीम कराइए, वहाँ पर टीवी लगा के रखें कि ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये सिचुएशन में आपको क्या करना है। इस तरह की चीज़ें, क्वार्टरली ड्रिल्स अगर आप वहाँ पर करवाते हैं, प्लस उसको लाइव स्ट्रीम करवाते हैं, लोगों को पहले से गाइडेंस देते हैं, तो एक सेफ्टी कल्चर डेवलप होगा, लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेगी। क्योंकि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है उसके बावजूद भी आप भगदड़ में भी अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, या भगदड़ जैसी सिचुएशन ना आए उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारे एस्पेक्ट भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट की जाए तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। सो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को करने की आवश्यकता है। होपफुली ये सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसमें आपको जो सजेशन दिया है वो आप नोट्स में ज़रूर लिखें, है ना। कुछ यूनिक सजेशन है, ये सारी चीज़ें आपको कोर्स ऑफ एक्शन में भी पूछा जा सकता है। अगर आप कलेक्टर हैं और एक बड़ी गैदरिंग हो रही तो उसे आपको क्या क्या चीज़ों को करने की ज़रूरत है ना, वहाँ पर क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना होगा इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए। और ऐसा करके आ सकता है कि लास्ट ईयर ही ये इवेंट में इतने लोगों की जान चली गई थी स्टैम्पेड में, तो आप बताइए क्या करना है। सो इस तरह का केस स्टडी भी आ सकता है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।